हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। चलिए अब हम लोग अपना बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंसिंग। इससे पहले ये वाली जो स्क्रीन पे स्लाइड आ रही है ये आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या दिखा रखा है, हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल जीन तैयार किया, उसको वेक्टर के अंदर डाल दिया और उससे इन्फेक्शन करा दिया। ठीक है, तो कुल मिला के आरएनए इंटरफेरेंसिंग होता क्या है? जब आरएनए खुद को एक्सप्रेस कर रहा है तो हम उसके एक्सप्रेशन में जब इंटरफेयर करेंगे तो उसे कहेंगे आरएनए इंटरफेरेंसिंग। इसमें क्या करेंगे हम लोग, आरएनए को साइलेंस कर देंगे। साइलेंस कराना मतलब किसी को साइलेंस करना मतलब चुप करा देना। अब हम लोग आरएनए को चुप कैसे करा देंगे? वो भाई बोलता तो है नहीं, लेकिन बोलता भी है। कैसे बोलता है? प्रोटीन बना के उसका काम बोलता है आरएनए का। तो आरएनए का काम क्या बोलता है कि भाई मुझे प्रोटीन बनाना है, तो आरएनए बना रहा है अपना प्रोटीन, हमें इसे चुप कराना है तो हम इसका प्रोटीन बनाना रुकवाएंगे। तो आरएनए इंटरफेरेंस में कुल मिला के हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आरएनए जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, हमें उस आरएनए को चुप कराना है, साइलेंस कराना है, रोक देना है कि वो खुद एक्सप्रेस ना हो और प्रोटीन ना बनाए। इसके लिए ये जो स्लाइड है ये देखिए, इसमें हमारे पास ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि हमने खुद ने तैयार किया है और वेक्टर के थ्रू इन्फेक्ट करा दिया है। जिस ऑर्गेनिज्म को हमें प्रोटेक्ट करना है उसके अंदर हमने ये डाल दिया है। अब ये क्या करेगा, ये बनाएगा एक आरएनए जो कि स्टार्टिंग में होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंडेड ये बना हमारा आरएनए जो कि है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये आपस में ही ऐसे करके बाइंड हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो जाएगा। तो ये पहले ऐसे स्ट्रेट था, फिर ये ऐसा हो गया, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये ऐसा हो गया। इसके बाद एक प्रोटीन होता है डाइसर प्रोटीन, ये थोड़े हाई लेवल का है तो इसको समझने की कोशिश करिए। इसके बाद आएगा डाइसर प्रोटीन, वो क्या करेगा, इसको काट देगा, टक टक टक, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। अब ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलके क्या बना लेंगे, RISC, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इन आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है कि ये जो हमारा टारगेट आरएनए है, जिसको हमें शांत कराना है, जिसको हमें चुप कराना है, जिसको हमें साइलेंट कराना है, जिसको हमें रोकना है कि वो प्रोटीन ना बनाए, ये जाके उस पर चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से उनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन मतलब वो आगे चल के एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे और प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हमें बचाना है पौधे को, उसमें लग रहा है कीड़ा जो कि है राउंड वॉर्म है, हमें उससे बचाना है। तो हम उसके अंदर वो वाला डीएनए डालेंगे, वेक्टर के थ्रू वो वाला डीएनए डालेंगे जो जब खुद को एक्सप्रेस करेगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होगा, डाइसर प्रोटीन उसके ऊपर एक्ट करेगा, छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाएंगे, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब वो कॉम्प्लेक्स पौधे के अंदर घूम रहे हैं काफी सारे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स असर पौधे पे करेगा नहीं। जो राउंड वॉर्म है वो उसके लिए स्पेसिफिक है, हम अपना जीन ऐसा बना के डालेंगे कि वो जो राउंड वॉर्म है वो उसके ऊपर काम करेगा, पौधे के ऊपर काम नहीं करेगा। तो जब राउंड वॉर्म से इन्फेक्ट करेगा, राउंड वॉर्म गया उसके अंदर, तो राउंड वॉर्म जब उसके अंदर गया और उसके अंदर जब RISC आया, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जब उसके अंदर बना, वो कैसे बना, जब उसने उसके अंदर इन्फेक्शन किया तो डाइसर प्रोटीन के बाद वो घूम रहे थे छोटे छोटे टुकड़े डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के, वो उसके अंदर चले गए राउंड वॉर्म के अंदर। जब राउंड वॉर्म के अंदर गए तो फिर उन्होंने RISC बना लिया, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो राउंड वॉर्म अब अपना प्रोटीन ही नहीं बना पा रहा, अब अपना प्रोटीन नहीं बना पा रहा, इसका मतलब हमने राउंड वॉर्म को रोक दिया, तो राउंड वॉर्म धीरे धीरे करके मर जाएगा, तो इन्फेक्शन होने से पौधा बच जाएगा। ये होता है पूरा इसका मैकेनिज्म आरएनए इंटरफेरेंसिंग का। तो अब हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं क्या बोलती है एनसीईआरटी, अब हमें और ज्यादा ढंग से समझ में आएगा। देखिए, तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास एनसीईआरटी क्या कहती है। सेवरल नीमेटोड्स पैरासाइटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अ नीमेटोड मेलॉइडे गाइने इनकोग्निटा इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टबैको प्लांट्स एंड कॉजेज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। पहले 10 क्विंटल तंबाकू आ रहा था, अब 8 क्विंटल आ रहा है, रिडक्शन इन यील्ड हो गया तंबाकू की। तो लोगों ने देखा कि यार ये किस ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तंबाकू की यील्ड में कमी आ रही है, और काफी सारी वजह हो सकती है, लेकिन मेन वजह कौन सी, तो उनको पता चला मेलॉइडे इनकोग्निटा जो था वो इन्फेक्ट कर रहा था रूट्स को टबैको प्लांट्स की। ये था क्या, नीमेटोड। नीमेटोड आपने क्लास 11th एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, राउंड वॉर्म्स में आते हैं।
ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नॉवल स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन व्हिच वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। अब हमने आरएनए इंटरफेरेंसिंग प्रोसेस के थ्रू इसको रोकने की कोशिश करी। इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है, काफी सारे इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उनका मेन मकसद होता है कि हार्म पहुंचाना है हमें, तो उसे कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अरे कहां गुम गया यार ये तो, इन्फेस्टेशन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये सारे आरएनए इंटरफेरेंस क्वेश्चन बन सकता है। आरएनए इंटरफेरेंस किस में होता है, बैक्टीरिया में, एनिमल में, प्लांट्स में। तो एनिमल और प्लांट्स में होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता। क्यों, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, बाकी दोनों कौन है, यूकैरियोट। तो सारे यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में होता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। इस लाइन को समझ लिया, और अगर आप समझ पाए, मेरी बात आप तक पहुंच पाई, तो आपने पूरे टॉपिक को ढंग से समझ लिया। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक आरएनए। कौन से एमआरएनए की बात करी गई है, राउंड वॉर्म के एमआरएनए की बात की है, नीमेटोड के एमआरएनए की बात करी गई है, जिसे हमें साइलेंस करना है, जिसे हमें रोकना है, जिसे हमें प्रोटीन बनाने से रोकना है। दैट प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल कौन सा है, जो कि हमने जो जीन पौधे में डाला था, उसने जब ट्रांसलेशन करके जो आरएनए बनाया, वो जब खुद पे बाइंड हो गया आपस में, तो हमने उसे कहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये उस वाले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये उस वाले आरएनए की बात कही गई है। एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। कौन से एमआरएनए का ट्रांसलेशन हमें प्रिवेंट करना है, कौन से एमआरएनए के ट्रांसलेशन को हमें रोकना है, जो राउंड वॉर्म का है, ताकि वो खुद और आगे ना बढ़ सके और धीरे से मर जाए। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम। अब इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम कैसे डाल सकते हैं, या तो कोई हम ऐसा वायरस डाल दें जो कि अपना जीनोम उसके अंदर डाल दे, तो बात है, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स के थ्रू, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोसोम्स। ट्रांसपोसोम्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का पूरा डीएनए है, उसे हम कहेंगे जीनोम। अब जीनोम में डीएनए के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे ट्रांसपोसोम्स। इनकी वजह से कभी कभार म्यूटेशन भी आ सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यूजिंग एग्रो बैक्टीरियम वेक्टर्स नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट्स। अब हमने एग्रो बैक्टीरियम वेक्टर लिया, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। प्लांट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स। नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स मतलब वो वाले जीन्स जो कि हमने नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, नीमेटोड के जो जीन्स के प्रोडक्ट को इफेक्ट करे, तो नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, क्योंकि हमें तो नीमेटोड का जो जीन है उससे जो आरएनए बनना है उसको हमें रोकना है ना, तो यहाँ उसकी बात करी गई। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। डीएनए कुछ इस तरीके से हमने डाला कि उसमें सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए आ गए। जब खुद ही कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो जाएगा तो 3 to 5 सेंस, 5 to 3 एंटी सेंस, दोनों स्ट्रैंड खुद ही बन जाएंगे। The two RNAs being complementary to each other formed a double-stranded RNA that initiated RNA interferencing and thus silenced the specific mRNA of the nematode। और हमने कुल मिला के जो mRNA था nematode का, उसको हमने शांत करा दिया, चुप करा दिया, अब वो प्रोटीन नहीं बना रहा। The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering sequence. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite। तो कुल मिला के क्या हो गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जब हमने ये कर दिया, प्लांट खुद ही अपने आप को बचा पा रहा है। कौन सा प्लांट खुद को अपने आप बचा पा रहा है, सिंपल प्लांट नहीं, ट्रांसजेनिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में दिखाने के लिए कि पहले कैसा था, बाद में कैसा हो गया। आगे पढ़ते हैं। Biotechnological applications in medicine. The recombinant DNA technological processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs। हमने recombinant DNA टेक्नोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से जो आगे थेरापेटिक ड्रग्स बनाए, थेरापेटिक मतलब मेडिसिन, ड्रग्स, यही सब होता है, ये ज्यादा सेफ और इफेक्टिव निकले
Further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological response as in case of similar products isolated from non-human sources. अच्छा, हमने क्या देखा, जब हमने बायोटेक्नोलॉजी से जब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसके ज़्यादा हार्मफुल या साइड इफेक्ट्स नहीं थे एज कम्पेयर टू जब हमने उसे नॉन ह्यूमन सोर्सेज से लिया. फॉर एग्जाम्पल, आप आगे चल के अभी पढ़ेंगे कि इंसुलिन पहले हम क्या लेते थे, स्लॉटर्ड पिग को जहां मारा जाता है वहां से हम लोग इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लेते थे और ह्यूमंस को देते थे. लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर उस जो इंसुलिन था वो वाला जो हमने पिग से एक्सट्रैक्ट किया था उसके साइड इफेक्ट्स आए. लेकिन वही जब हमने बायोटेक्नोलॉजी से बनाया इंसुलिन और फिर इंसानों के अंदर डाला तो कोई भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आया, शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट उसका नहीं आया. एट present about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use the world over. In India 12 of these are being marketed. मतलब पूरे संसार में देखें तो 30 को अप्रूव कर रखा है कि हम इसे यूज कर सकते हैं, और अगर इंडिया में देखें तो सिर्फ 12 को अप्रूव, 12 की मार्केटिंग हो रही है. मार्केट में इंडिया में 12 ही उपलब्ध है यार, सीधी सी बात है. आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. अब आगे genetically engineered insulin. Management of adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular time intervals. इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड में शुगर को कम कर देता है. इंसुलिन का मेन काम क्या होता है, सेल के अंदर एंट्री करा देता है शुगर की, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो है शुगर थोड़ी सी कम हो जाती है. तो इंसुलिन का मेन काम ये होता है. इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है, प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. एडल्ट ऑनसेट मतलब एडल्ट की शुरुआत में जब इंसान को डायबिटीज हो जाता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, बार बार इंसुलिन लेके रेगुलर इंटरवल्स पे. व्हाट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल. अब जिस पेशेंट को डायबिटीज है, जिसकी ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है और उसके पास ह्यूमन इंसुलिन नहीं बन रहा है उसके बॉडी में, तो अब वो क्या करेगा. इफ यू डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स. अगर आप सोचेंगे तो आपको एक रास्ता नजर में आएगा. अब एनसीईआरटी आपको सोचवाना चाह रही है, चाहती है कि आप सोचें. एनसीईआरटी आपको सीधे भी बता सकती है कि आप रिकॉम्बिनेंट इंडियन टेक्नोलॉजी से अपना इंसुलिन बना के इंसान के अंदर डाल दीजिए तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा. लेकिन एनसीईआरटी नहीं, आप सोचिए. तो एनसीईआरटी कह रही है अब आप सोच रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि किसी और से हम लोग इंसुलिन, किसी और एनिमल से इंसुलिन निकाल के ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो शुगर लेवल कम हो जाएगा. वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज इफेक्टिव एज दैट सिक्रीटेड बाय द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ एंड वुड इट नॉट इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी. अब वो कह रही है कि आपने जो दूसरे एनिमल से इंसुलिन निकाला है और जो ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमन बॉडी जो इंसुलिन नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है, क्या दोनों सेम, उनकी इफेक्टिवनेस दोनों की सेम होगी, ये कह रही है एनसीईआरटी. सोचिए आप, क्या दोनों की इफेक्टिवनेस सेम होगी. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो एनिमल वाली डाली है वो आपके अंदर कोई इम्यून रिस्पॉन्स जगा दे. हो सकता है ना ऐसा. तो इस बात को सोचिए आप. नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरिया वर अवेलेबल दैट कुड मेड इंसुलिन. अब आप सोचिए यही आपके पास बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन इंसुलिन बना सके. ह्यूमन इंसुलिन क्यों बना सके, बैक्टीरिया इंसुलिन क्यों नहीं बनाए. ये क्यों कहा गया ह्यूमन इंसुलिन, क्योंकि हम जो हैं अपना जीन जो इंसुलिन बनाता है वो डालेंगे बैक्टीरिया के अंदर, इसलिए बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा ह्यूमन जीन. सडनली द होल प्रोसेस बिकम्स सो सिंपल. अब प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया. अब ना आपको जानवरों से इंसुलिन निकालना है ना इंसानों में डालना. अब आपको सीधे माइक्रोब से इंसुलिन लेना है और इंसानों के अंदर डालना है. Suddenly, the whole process becomes so simple. You can easily grow a large quantity of bacteria and make as much insulin as you need. देखिए, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. अगर बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया तो हम लोग कितना, बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल भी छोटी होती है, काफी जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट में, काफी लार्ज क्वांटिटी में हम लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं. और ऊपर से प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो इतना अच्छा है कि हमारी बॉडी में उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा. चलिए अब आगे क्या लिखा है. Think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not. अब इंसुलिन को हम ओरली मतलब मुंह से खिला सकते हैं क्या. आपने इंसुलिन की बना दी मान लीजिए टैबलेट, इंसान को खिला सकते हैं क्या. आप खुद ही सोचिए. आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि नहीं खिला सकते. क्यों नहीं खिला सकते.
अंदर चल के डाइजेस्ट हो जाएगा भाई, इंसुलिन अपनी फॉर्म में रहेगा ही नहीं। जैसा हमें तो मिल गया इंसुलिन, जैसा ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है वो वाला इंसुलिन हमें तो मिला है, अगर उसके ऊपर डाइजेशन का काम हो गया, वो डाइजेस्ट हो गया, टूट टाट गया बीच से, तो अपना काम हो जाएगा खराब। इसीलिए हम लोग ओरली नहीं ले सकते। आपने सुना होगा इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में, इसलिए इंसुलिन को देते हैं इंजेक्शन के बारे में। बाकी आपने सुना होगा लोग टैबलेट भी खाते हैं, शुगर की गोली खाते हैं, वो इंसुलिन नहीं होती, वो अलग चीज होती है। अब आगे, इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग। जो भी भेड़ बकरी या सुअरों को जो भी हम काटते थे, तो उनके अंदर जो ऑर्गन पैनक्रियाज होता था, उससे हम लोग इंसुलिन निकाल लेते थे। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स थ्रू cause some patient to develop allergy or some other type of reaction to the foreign protein। अब जब हम ये वाला इंसुलिन इंसानों के अंदर डालते थे तो उनके अंदर कुछ एलर्जी या फिर साइड इफेक्ट्स देखने को हमें मिलते थे। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू, तो ये बताया कि पहले जब हम यूज करते थे एनिमल से निकालते थे तो इंसानों के अंदर वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देता था। तो अब इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। इंसुलिन में 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इंसुलिन क्या है? प्रोटीनेशियस हार्मोन, मतलब प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब काफी सारे पेप्टाइड से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर 2 चेन्स होती है पॉलीपेप्टाइड की, ए और बी। 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स ए एंड बी दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड मतलब सल्फर, सल्फर होता है डाइसल्फाइड में, सल्फर ब्रिज इसमें प्रेजेंट होता है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन लाइक अ प्रोइनर। द प्रो हार्मोन also needs to be processed before it becomes a fully mature and functional hormone which contains an extra stretch called the C-peptide। देखिए, एंजाइम जब बनता है तो जैसे हर बच्चा पेट से ही डॉक्टर बन के पैदा नहीं होता, वैसे ही हर एंजाइम बचपन से ही एंजाइम बन के पैदा नहीं होता। कहने का मतलब क्या है? एंजाइम पहले होता है प्रो एंजाइम, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, मेचर होता है, कहने का मतलब तब वो बनता है फुली फंक्शनल एंजाइम की अब हाँ, अब मैं अपना काम कर सकता हूं। तो वैसे ही कहा, ये जो हार्मोन है ये पहले प्रो हार्मोन बनता है, उससे बनता है फुली फंक्शनल इंसुलिन हार्मोन। मतलब प्रो हार्मोन बना जब उसके ऊपर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, थोड़ा सा वो मेचर होगा, तब बनेगा हार्मोन पूरा फंक्शनल। तो इसमें क्या होता है, आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, पहले इसमें ए बी सी होता है, बाद में जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो सी वाला हिस्सा होता है, वो अलग हो जाता है और बचता क्या है? ए और बी। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेचर इंसुलिन एज इट वाज रिमूव्ड ड्यूरिंग द मेचुरेशन इनटू इंसुलिन। तो सीधा सा क्वेश्चन जो कि यहाँ पे बन चुका है हमारे पास, वो क्या है? प्रो हार्मोन में कौन से पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रेच होते हैं? प्रो हार्मोन इंसुलिन में कौन से पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेचेस होते हैं? तो आप कह देंगे ए बी सी। और जब वो कहेगा हार्मोन इंसुलिन या फुली मेचर हार्मोन इंसुलिन में कौन कौन से होते हैं, तो आप कह देंगे ए एंड बी। सी वाला नहीं होता, सी वाला एब्सेंट होता है, ये हट जाता है, रिमूव हो जाता है जब मेचुरेशन होता है इस पॉलीपेप्टाइड का। This C-peptide is not present in mature insulin and is removed during maturation into insulin. The main challenge for the production of insulin using recombinant DNA techniques was getting insulin assembled into a mature form। मतलब पहले जो बना रहे थे वो लोग प्रो हार्मोन बना रहे थे, पहले इतनी ज्यादा उनको पता नहीं था, तो वो लोग पहले जब बना रहे थे प्रो हार्मोन बना रहे थे जिसमें ए बी सी तीनों स्ट्रेचेस होते थे। तो क्या वो फुली फंक्शनल है? क्या वो अपना पूरा काम करेगा? नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इसको मेचर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मेचर फॉर्म इन 1983। अब 1983 में एक कंपनी एली लिली अमेरिकन कंपनी आई, उसने 2 डीएनए सीक्वेंसेस तैयार किए जो कि ऐसा आरएनए बनाए, जो कि ऐसा प्रोटीन बनाए जो कि ए और बी हो, ए और बी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको बनाए, इंसुलिन की ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाए। उन्होंने 2 ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस को तैयार किया। तो उन्होंने क्या किया, ए और बी जो चेन, 3 चेन होती है ना, ए बी सी, सी वाला हट जाता है मेचर वाले में, तो उन्होंने क्या किया, ए और बी को अलग से तैयार किया, फिर दोनों को साथ में रख के डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ दिया।
In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared two DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli to produce insulin chains. Chains A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin. जो चीज़ अभी बताई वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं हम लोग जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडिटरी डिजीज कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिजीज। अगर कोई किसी इंसान को हेरिडिटी मतलब पुश्तों से जिसकी कोई डिजीज चली आ रही है, क्या कोई हम ऐसा तरीका है कि इसे ठीक कर सकें? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। तो इसके लिए हमारे पास एक नया मेथड उभर के आया सामने जिसको हम लोग कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ कलेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रो। अब किसी चाइल्ड और एम्ब्रोयो में जब हमें पता चला कि कोई, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ तो आपको ढंग से समझ में आएगा। किसी इंसान को एक डिजीज है जो कि होती है एक प्रोटीन, एक एंजाइम की कमी से। अब एंजाइम प्रोटीन है वो, तो हमने क्या की, हमने उस डिजीज का जब पता लगाया तो हमें पता चला कि उस एंजाइम की कमी है उस इंसान के अंदर। जब हमने और ज्यादा रिसर्च किया तब हमें पता चला कि जो जीन उस एंजाइम को बनाता था, जो जीन पहले आरएनए बनाएगा फिर प्रोटीन बनाएगा, तो जो जीन उस एंजाइम को बनाता था उसमें डिफेक्ट है। तो हमने जीन थेरेपी के थ्रू उस जीन को ठीक कर दिया, अब इंसान ठीक हो गया। Here genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease। अब हम कुछ जीन्स या पार्ट ऑफ जीन इंसान के अंदर डाल देते हैं उसके सेल के अंदर, ताकि उसकी डिजीज जो है वो ठीक हो सके। Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene। तो भाई सीधी सी बात है, इंसान के अंदर जो जीन पहले से प्रेजेंट है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, तो हमने क्या किया, अलग से बाहर से एक दूसरा जीन डाल दिया जो कि उसके काम को पूरा कर सके। अगर उसको एक जीन है जो इंसान के अंदर ढंग से काम नहीं करना, उसका काम है इंसुलिन बनाना, तो हमने उसके अंदर बाहर से एक ऐसा जीन डाल दिया कि अब वो इंसुलिन बनाने लगेगा, और इंसान के अंदर जो जीन का काम था वो तो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, तो जो बाहर से हमने डाला वो अपना काम ढंग से करने लगे। इनके कहने का ये मतलब है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1992 अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। तो 1990 की बात है, एक 4 साल की लड़की के अंदर ये किया गया और वो ठीक हो गई। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। एडिनोसाइन डीएमिनेज का काम क्या होता है, ये आता है जब WBC मेचर होते हैं तब ये काम में आता है, और WBC का काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम बनाना। तो एडिनोसाइन डीएमिनेज का काम क्या होता है, मेचुरेशन ऑफ WBCs। तो WBC का काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को बनाना अपने। अगर WBC मेचर नहीं होंगे तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शनल नहीं होगा। This enzyme is crucial for the immune system to function. The disorder is caused due to the deletion of gene for the adenosine deaminase। अब एडिनोसाइन डीएमिनेज क्या है, एक एंजाइम है। इसको ये एडिनोसाइन डीएमिनेज किससे बना होगा, किसी आरएनए से बना होगा। वो आरएनए किससे बना होगा, किसी जीन से बना होगा। तो इनको क्या पता चला कि वो वाला जो जीन है जो कि एडिनोसाइन डीएमिनेज को बनाता था वो डिलीट हो चुका है। In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. In others, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection। या तो इंसान का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए, बोन मैरो से ही जो है हमारे WBC बनते हैं, या तो हम लोग उसको ट्रांसप्लांट कर दें, या फिर बार बार उसके अंदर वो एंजाइम के इंजेक्शन डालते रहें। लेकिन अब हमने अलग से बाहर से एंजाइम डाले, मर तो जाएंगे ही थोड़े टाइम, तो फिर हमें फिर से देने पड़ेंगे। इसकी दिक्कत सबसे बड़ी ये है। लेकिन अगर हमने उसके उस जीन को ठीक कर दिया तो हमेशा के लिए, मतलब उसका फिर लाइफ टाइम के लिए हम वो उसका क्योर हो गया। By enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection, but the problem with both of these approaches that they are not completely curative। ये बिल्कुल ढंग से क्योर नहीं कर सकते। या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो कहा था, या और जो इंजेक्शन देना, ये एकदम कंप्लीटली क्योर नहीं करेंगे इंसान को, बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक नहीं करेंगे। As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are
grown in a culture outside the body. A functional ADNA-cDNA using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. देखिए सीधी सी बात ये कही गई है, हम उसके अंदर जो थे लिम्फोसाइट्स तो बन रहे थे, बस वो मेचर नहीं हो रहे थे, तो हमने क्या किया, उन लिम्फोसाइट्स को निकाल दिया बाहर, और एक फंक्शनल एडिनोसाइन डीएमिनेज जो बाहर निकाले हुए उसके लिम्फोसाइट है उसमें फंक्शनल एडिनोसाइन डीएमिनेज डाल दिया। एक सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए के द्वारा हमने एडिनोसाइन डीएमिनेज बनाया, और उससे हमने जो बच्ची या पेशेंट के अंदर जो पहले से लिम्फोसाइट्स थे जो मेचर नहीं हो रहे थे उनको साथ में रख दिया, जिसकी वजह से वो मेचर हो गए, फिर हमने वापस उसके अंदर वो एंटीबॉडीज डाल दिए, तो उसका इम्यून सिस्टम फिर से ताकतवर हो गया। हाउएवर एज दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, लेकिन आरबीसी की लाइफ स्पैन भी कम होती है, कुछ महीनों की होती है, चंद महीनों के मेहमान है बेचारे, मर जाते हैं, ये वैसे ये डब्ल्यूबीसी भी मर जाएंगे, तो हमें फिर से यही प्रोसेस करना पड़ेगा उसी पेशेंट के साथ। The patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte. However, if the gene isolate from the marrow cells producing ADNA is introduced into the cells at early embryonic stage, it could be a permanent cure. तो permanent cure इसका क्या है, जब उसकी early embryo की stage चल रही हो तभी हम लोग वो वाला जीन जो कि मेन फंक्शनल उसका अंदर का जो जीन है जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है उसके फंक्शन को टेक ओवर करेगा, अगर हम वो जीन डाल दें तो फिर कंप्लीटली क्योर हो जाएगा पेशेंट। लेकिन ये कब होना चाहिए, एम्ब्रोयो स्टेज पे, एम्ब्रोयोनिक स्टेज पे, ठीक। अब ऐसा नहीं कि बच्चा 4 साल का हो गया 1 साल का हो गया तब दे रहे हैं, तो काम कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं होगा। अगर एम्ब्रोयोनिक स्टेज पे किया तो वो कंप्लीटली क्यूरेटिव होगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम तो सेल्स जो है डिवाइड करते हैं ना, बाद में थोड़ी करेंगे सारे सेल्स डिवाइड, इसलिए। चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल के लेक्चर में ये पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक शॉर्ट रिवीजन लेक्चर कर लेंगे और फिर हमारा बायोटेक्नोलॉजी पूरी तरीके से तैयार होगा। शॉर्ट रिवीजन लेक्चर में मैं सोच रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस कर लें। चलिए देखते हैं आगे कैसा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।